फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और दोस्तों उसमें देख लेते हैं आज लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं। वैसे ये 9th क्लास का है बच्चों, चैप्टर 6 से डालेंगे यहाँ पर हम लोग। एक्सरसाइज 6 है दोस्तों, और चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि लाइन एंड एंगल्स में क्या होता है। दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, लाइंस मीन्स होता है रेखाएं, तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे रेखा, एंड माने और एंगल्स माने होता है बच्चों कोण। क्या होता है? रेखा और कोण। या दोस्तों लाइंस बहुवचन में आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि रेखाएं और कोण, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। यानी रेखाएं और कोण जो होते हैं इनके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो है हम लोग सीखेंगे, तो डाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग नंबर डाल लेते हैं #1। तो दोस्तों #1 में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं, दोस्तों कोण क्या होते हैं। तो दोस्तों वह कोण जिसकी अंशीय माप 90 डिग्री से कम होती है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई भी एक थीटा डिग्री का कोण है और दोस्तों इसका जो मान है वो 90 डिग्री से कम है, यानी लेस देन है 90 डिग्री। दोस्तों जब थीटा है वो क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो वह दोस्तों कोण कौन सा कहलाएगा? तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। तो अब दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यून कोण का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स न्यून कोण का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर एक रेखा तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों एक रेखा ये जाती है और ये जब हम लोग थीटा कोण बनाएंगे, जो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। दोस्तों ये जो थीटा है ये क्या है? ये 90 डिग्री से कम है। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा न्यून कोण। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है ये कहलाता है न्यून कोण। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं दूसरे नंबर पर दोस्तों क्या आता है। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों देख लेते हैं, यानी वह कोण जिसकी अंशी माप 90 डिग्री हो। दोस्तों पहले क्या है? यानी 90 से कम होगा, उसे हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। यानी वह कोण जिसका जो मान है बच्चों, मान कितना होना चाहिए? यानी 90 डिग्री होना चाहिए। यानी जो थीटा है दोस्तों, तो थीटा कितने के बराबर होना चाहिए? थीटा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों वह कोण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वह कोण कहलाता है समकोण। उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उस कोण को हम लोग बोलते हैं समकोण। और समकोण दोस्तों कैसा होता है? यानी यदि एक रेखा इस तरीके से दी गई हो, इस तरीके से दोस्तों एक रेखा है, और दूसरी रेखा जस्ट इस पर एकदम से ऐसे लंब पड़ी हो दोस्तों, इस तरीके से दूसरी रेखा इसके एकदम से लंब पड़ी हो, तो बच्चों ये वाला जो एंगल कहलाता है, ये वाला एंगल फ्रेंड्स होता है समकोण। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये कैसा है। तो दोस्तों ये कहलाएगा समकोण। आज दोस्तों हम लोग सभी कोणों के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों ये कहलाएगा समकोण और ये कहलाएगा न्यून कोण। ये कहलाएगा फ्रेंड्स न्यून कोण। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरे नंबर पर। फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, यानी वह कोण जिसकी अंशी माप। दोस्तों क्या है? वह कोण दोस्तों जिसकी अंशी माप यानी जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो। दोस्तों क्या है? 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि कोई कोण है थीटा, और थीटा दोस्तों बड़ा होना चाहिए किससे? 90 डिग्री से। तो जब यह कंडीशन आ जाती है बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में जो भी एंगल बनता है वह कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाता है बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। तो दोस्तों यह कंडीशन जो है, तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है अधिक कोण। तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अधिक कोण किस तरीके से बनेगा बच्चों। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई एक रेखा इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अगर बना देंगे तो 90 बन जाएगा। हमें 90 से एबव में जाना है। तो दोस्तों 90 से एबव में जाने के लिए इस तरीके से एक रेखा ऐसे मिला देते हैं, इस तरीके से। तो दोस्तों अब ये जो एंगल बनेगा, यानी यहाँ पर जो ये थीटा बनेगा, तो दोस्तों ये थीटा कहलाएगा अधिक कोण। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये वाला जो दोस्तों है यह कहलाता है अधिक कोण। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग तीनों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, तीनों पॉइंट क्या होते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं चौथे पॉइंट को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी आप लोग बस एकदम से अच्छे मन से समझिएगा। पहला पॉइंट देख लेते हैं, यानी वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। दोस्तों याद नहीं करना है, ना ही आप लोगों को रट्टाफिकेशन मारना है, केवल एक बार अच्छे से वीडियो देखिए और एकदम अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, या दोस्तों थीटा का मान जब 90 डिग्री से कम होता है तो बना हुआ कोण न्यून कोण कहलाता है। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री ही होता है, 90 अंश ही होता है, या थीटा बराबर 90 डिग्री ही होता है, वह कोण समकोण कहलाता है। वह कोण या वह कोण की अंशी माप जिसकी 90 डिग्री से अधिक हो, या दोस्तों थीटा का मान जब 90 डिग्री से अधिक होता है तो बना हुआ कोण अधिक कोण कहलाता है।
तो दोस्तों अब आइए चलो बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। दोस्तों 3 पॉइंट तो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, तो दोस्तों देख लेते हैं हैशटैग नंबर 4। तो दोस्तों हैशटैग नंबर 4 में देख लेते हैं। अब हम दोस्तों तीनों कोण पढ़ चुके हैं। आप देख लेते हैं दोस्तों क्या है, वह कोण जिसकी अंशी माप 180 डिग्री हो। यानी दोस्तों यदि कह दिया जाए कि जो हमारा थीटा है, अब वो थीटा पहुंच रहा है कितना, 180 डिग्री तक। दोस्तों कितना पहुंच रहा है, 180 डिग्री तक थीटा का मान पहुंच रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी कोण बनेगा वह कोण क्या कहलाएगा, तो दोस्तों इसको तो ऐसे हम लोग बोलते हैं सरल भाषा में सरल कोण। सरल कोण दोस्तों सरल भाषा में क्या बोलते हैं इसको, सरल कोण। लेकिन जब कठिन भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं तो कठिन भाषा में इसी को बोलते हैं दोस्तों रिजु कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजु कोण। तो दोस्तों ये कठिन शब्द है और ये सरल है। तो दोस्तों सरल कोण आप लोग याद रख सकते हैं कि वह एंगल जिसका मान 180 डिग्री होता है वह कोण सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है। तो बच्चों देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, एकदम ऐसे सीधी रेखा खींच देते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, और बीच में दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बना देते हैं। ये दोस्तों थीटा है। तो इस तरह से जो बना हुआ कोण होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सरल कोण। यहाँ लिख देते हैं ये क्या बनना है बच्चों, ये बनना है सरल कोण। तो दोस्तों ये है सरल कोण। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने 4 दोस्तों जो है एंगल्स पढ़ लिए हैं। पहला एंगल था न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण या रिजु कोण। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं हैशटैग नंबर 5वां देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 5वां पॉइंट क्या कह रहा है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 9th के अलावा बच्चों हाई स्कूल में पढ़े हैं आप लोग या फर्स्ट ईयर में या इंटर में, जो भी दोस्तों यदि आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें भी ये बेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। यदि दोस्तों हम लोग रेखाएं और कोण की दोस्तों जो ये थ्योरी होती है इसको यदि हम लोग समझ जाएंगे तो बच्चों हमें आगे की जो भी रेखा गणित से दोस्तों जो ज्योमेट्री से अकॉर्डिंग दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो बिल्कुल एकदम से आसान से हम लोग कवर कर पाएंगे। तो अब बच्चों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट 5th नंबर। तो दोस्तों 5th नंबर क्या है, जैसे अब दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं रिजु कोण तक। तो दोस्तों अब हमें क्या देखना है कि यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। दोस्तों क्या है, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। यदि 2 कोणों का योग, यदि 2 कोणों का योग बच्चों कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो कहलाता है क्या, पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। जब 2 कोणों का योग कितना हो, 90 हो। आइए समझ लेते हैं किस तरह से दोस्तों दिए होंगे उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बनाकर समझा देते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाकर समझाएंगे ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को एनालिसिस कर सकें। तो दोस्तों इस तरीके से एक बना होगा क्या, समकोण। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक समकोण बना है। अब दोस्तों यहीं से इसको 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये है x और दोस्तों इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है y। तो बच्चों अब ये पूरा ओवरऑल कितना हुआ, क्योंकि दोस्तों हम लोग ओवरऑल तो पढ़ चुके हैं कि ये ओवरऑल कितना बनेगा। तो बच्चों ये ओवरऑल तो 90 ही है क्योंकि ये समकोण है और समकोण कितने का होता है, 90 का ही होता है। लेकिन जब यदि ये 90 है तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ये जो x डिग्री है, तो यानी x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 कोण है, यानी एक कोण है x और दूसरा है y, और इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो दोनों जो x और y कैसे कोण कहलाएंगे, ये कोण कहलाएंगे पूरक कोण। तो फ्रेंड्स जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। यानी जब 2 कोण मिलकर 90 डिग्री के बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो बच्चों वो कहलाते हैं पूरक कोण। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इजी स्टेप में और एकदम से आप लोगों को स्ट्रक्चराइज के द्वारा समझाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक 90 डिग्री का एंगल बना था, उसे हम लोग 20 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में। एक भाग हमने x मान लिया, दूसरा भाग y मान लिया। तो दोस्तों अब x प्लस y बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के। इसका मतलब है जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 2 कोणों का योग 90 अंश होता है, 2 कोणों का योग 90 के बराबर होता है, तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के दोस्तों पूरक कोण होते हैं। यानी x और y क्या है, ये एक दूसरे के दोस्तों क्या है, परस्पर पूरक कोण होते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं हैशटैग नंबर 6। दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। भाई एक पॉइंट तो हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि यदि 2 कोणों का योग, दोस्तों जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 90 डिग्री का था। अब दोस्तों इसी के आगे बढ़ जाते हैं, क्या तो समझेंगे बच्चों, यदि 2 कोणों का योग, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझें। यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, बच्चों कितना हो, यदि 2 कोणों का एक योग यदि 180 डिग्री हो जाता है तो भाई ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे कोणों को हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे कोणों को हम लोग बोलते हैं
संपूरक कोण। अब आइए समझ लेते हैं बच्चों कि संपूरक कोण कैसा होता है, यानी किस तरीके से हम लोग इनको डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ों के हम आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाकर सिखा रहे हैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एकदम से ऐसी रेखा गई है, सीधी रेखा। तो दोस्तों कोई भी एक सरल रेखा होती है, सरल कोण अभी आप लोगों को हमने समझाया कि सरल कोण क्या होता है कि एक हम लोग सरल रेखा बना देते हैं और उस सरल रेखा को दोस्तों क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितने का हो गया, यानी ये सरल कोण कहलाता है। यानी एक सरल रेखा में बना हुआ कोण सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है, जिसका योग 180 डिग्री होता है। जो दोस्तों अभी जस्ट इसके पहले हमने आप लोगों को समझाया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा तो वो संपूरक कोण हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम आप लोगों को समझाते हैं कि इसमें किस तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक इस तरीके की रेखा खींच देते हैं, एक इस तरीके की दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर रेखा खींच दी और दोस्तों इसका उन्होंने नाम दे दिया ए डिग्री और इस वाले को नाम दे दिया बी डिग्री, यानी ए अंश और बी अंश। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यदि ये ओवरऑल है, यानी ये पूरी रेखा है, तो दोस्तों इस पूरी रेखा का मान कितना होता है, तो फ्रेंड्स इस पूरी रेखा का योग तो कितना होता है, 180 होता है। तो अब 180 में ये दो भाग बट गए हैं, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बच्चों की ए डिग्री प्लस बी डिग्री और इक्वल टू 180। यानी जब दो कोणों का योग, दो परस्पर कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो कोण एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो ए डिग्री दी गई है और ये प्लस में बी डिग्री दिया गया है, तो ये टोटल दोस्तों किस में बने हैं, ये एक सरल रेखा में बने हैं। यानी इस सरल रेखा का योग कितना है, 180। तो दोस्तों ए प्लस बी का योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ए और बी हैं ये एक दूसरे के लिए क्या है, संपूरक भी होते हैं। या दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए व बी एक दूसरे के संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो आई होप आप लोग आप समझ गए होंगे भाई कि संपूरक कोण क्या होते हैं। बहुत ही मज़ेदार इस ट्रिक से आप लोगों को समझाया जा रहा है बच्चों। तो अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग 6 पॉइंट तक क्लियर कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं 7 दोस्तों, #7 नंबर। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, #7 नंबर। तो अब दोस्तों देखेंगे कि #7 नंबर भाई हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों हमें यह समझना है कि आसन्न कोण क्या होते हैं। हमें क्या समझना है बच्चों, आसन्न कोण क्या होते हैं। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि आसन्न कोण क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझना है आसन्न कोण के बारे में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार पॉइंट बनाकर समझेंगे। और दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हैशटैग के अंदर स्टार आ गया है, समझ लीजिएगा कि ये जो बातें हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आसन्न कोण कैसे होते हैं, जिनका शीर्ष एक हो। दोस्तों कैसे होते हैं, जिनका शीर्ष, शीर्ष मीन्स सर, जिनका शीर्ष एक हो। यह कंडीशन होती है बच्चों किसकी, आसन्न कोण की। यानी जिसका शीर्ष क्या हो, एक हो, सॉरी बच्चों, जिसका शीर्ष क्या हो, एक हो। दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो फ्रेंड दूसरा पॉइंट क्या होता है, यानी शीर्ष तो एक ही हो और उनमें से एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा दोस्तों क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो बच्चों ये बात भी हमें एकदम से पता चल जाएगी कि भाई जिनका शीर्ष एक हो, जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम से चित्र के माध्यम से समझाएंगे, एकदम से लल्लन टॉप सारी चीज़ें समझोगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि एक रेखा जैसे मान लेते हैं ये गई है आप लोगों की, एक ये रेखा गई है बच्चों। अब एक रेखा इस तरीके से गई है ये। तो दोस्तों एक रेखा यहाँ से हम लोगों ने देख दी, ये दोस्तों एक एंगल बना है। अब इस एंगल में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक रेखा खींचते हैं, इस तरीके से दोस्तों एक ये रेखा जा रही है ये। तो अब बच्चों ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं कि ये है x, और ये वाला दोस्तों जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग मानेंगे कि ये है एंगल y। तो अब दोस्तों हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये इनका एक जगह मिल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग O मान लेंगे कि ये इनका एक शीर्ष है O। दोस्तों क्या है, ये है O, यानी इनका एक शीर्ष है और एक ये दोस्तों बीच की रेखा है। ये कैसी है, उभयनिष्ठ है। यानी देख रहे हैं हम लोग कि एंगल ए के साथ भी इसका प्रयोग करना है ब्लैक वाली का, और एंगल वाई के साथ में भी ब्लैक वाले का प्रयोग करना है। यानी एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई जिनका शीर्ष एक हो। और दोस्तों देखो शीर्ष दोनों के ओ है, यानी शीर्ष दोनों का एक ही है, एक ही शीर्ष पर दोनों कोण बने हैं। तो बच्चों ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, ऐसे कोण कहलाते हैं आसन्न कोण। तो दोस्तों इस तरह की जब कंडीशन होती है तो उन कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाई
इस तरह की कंडीशन में जो भी कोण बनते हैं बच्चों वो कहलाते हैं आसन्न कोण। तो आई होप अब आप लोग एकदम से मज़ेदार ट्रिक के द्वारा समझ गए हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम से मक्खन कर दी गई हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल एक शीर्ष है, एक शीर्ष में ही दो एंगल बने हैं, एक एक्स एंगल है और दूसरा वाई एंगल है। और दोस्तों जो ब्लैक वाली रेखा है वह उभयनिष्ठ रेखा है, यानी एक्स एंगल के साथ में भी है और वाई एंगल के साथ में भी है। तो दोस्तों एक ऐसी रेखा हो जो उभयनिष्ठ हो दोस्तों, जिनका शीर्ष एक हो, क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग बिल्कुल एकदम से इजी स्टेप में अब समझ चुके हो कि भाई आसन्न कोण किन्हें कहते हैं। तो बच्चों एकदम से बताइए मज़ा आया कि नहीं आया? भाई मज़ा एकदम से आ गया, आप लोगों को एकदम से अच्छे से समझ में आ गया और हमें भी समझाने में मज़ा आ गया, क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रक्चर के द्वारा समझ रहे हैं। और जब की चीज़ें हम लोग दोस्तों चित्र के माध्यम से समझते हैं तो वो चीज़ें हम लोगों को एकदम से बहुत ही मज़ेदार समझ में आती हैं। तो बच्चों ये चीज़ें हम लोगों ने सीखी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अब इसका अगला पॉइंट क्या होगा। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, वही हम लोग डालेंगे 8वां पॉइंट। तो हैशटैग डाल लेते हैं कि हैशटैग 8 नंबर। तो दोस्तों हैशटैग 8 में क्या समझेंगे? अब दोस्तों आसन्न कोण से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। दोस्तों दो कोणों का योग जब एक आसन्न कोण होता है, दोस्तों दो कोणों का योग क्या हो जाता है? जब एक आसन्न कोण हो जाता है, और वह आसन्न आसन्न कोण दोस्तों कैसा होता है? 180 डिग्री के लिए। कितने के लिए? 180 डिग्री के लिए। दोस्तों यहाँ पर 180 डिग्री के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने केवल समझा है, न्यून कोण बनाकर हमने आप लोगों को समझा दिया है। अब दोस्तों हम लोग जब यहाँ पर समझेंगे तो दोस्तों उसके माध्यम से समझेंगे, तो उसमें कंडीशन क्या होगी? तो बच्चों उसमें कंडीशन क्या है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 हो, दोस्तों क्या है कि दो आसन्न कोण हैं, यानी दो आसन्न कोण जिनका योग कितना है फ्रेंड्स? जिनका योग है 180 डिग्री। तो दोस्तों उसमें क्या कंडीशन बनेगी? तो आइए सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं कि 180 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे बच्चों। किस तरीके से एंगल बनाएंगे भाई? तो 180 डिग्री का तो फ्रेंड्स इस तरीके से एंगल बनेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा होगी। अब दोस्तों चाहे हम लोग इधर से ऐसे मिला दें, चाहे हम लोग इधर से ऐसे मिला दें, इस रेखा पर बने हुए कोण का योग जो होगा वो 180 ही होता है, यानी ये वाला दोस्तों जो एंगल है ये 180 ही है। अब हमें इसे चाहें जिस साइड चाहें उस साइड मिला सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसको इस साइड ऐसे मिला दिया, इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो दोस्तों अब एक ये जो बन गया, ये बन गया x डिग्री, और ये जो बन गया ये बन गया बच्चों y डिग्री। तो अब इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 है, क्योंकि ये सरल रेखा में बने हुए हैं। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यानी x डिग्री प्लस y डिग्री, तो दोस्तों ये माना जाएगा 180 डिग्री के। तो दोस्तों जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो इसमें होता क्या है हमें ये समझना है। तो दोस्तों कोणों की वो भुजाएं, यानी कोणों की जो दो भुजाएं होती हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक ये भुजा है ये y के लिए और यहाँ पर चली गई है इस साइड। तो दोस्तों इसकी दिशा क्या है? इस साइड की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर ये भुजा आई है और इस तरफ चली गई है, तो इसकी भुजा दोस्तों क्या है? इस तरफ। तो यानी ये जो दोनों कोणों की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। दोस्तों देख रहे हो, ये इधर की ओर आ रही है, इधर की ओर जा रही है। यदि एक ही दिशा में जाएं तो दोस्तों वो एकदम से सामने की दिशा में होती हैं, दोस्तों एक ही दिशा में बोलते हैं। और जब दोनों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तो उन्हें हम लोग एक दूसरे के विपरीत दिशा में बोलते हैं दोस्तों। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। तो फ्रेंड्स जब इस तरह की कंडीशन होती है और इसमें से कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है, दोस्तों क्या है इसमें, इस कंडीशन में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है। यदि दोनों आसन्न कोणों का योग 180 हो जाए तो फिर कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगी। लेकिन जब दो आसन्न कोण दोस्तों क्या है जिनका शीर्ष एक ही हो, उसमें से एक भुजा उभयनिष्ठ बन जाती है, वो दोस्तों आसन्न कोण हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 हो, या दो कोण दोस्तों जब आमने सामने मिलते हैं एक ही शीर्ष पर, तो वो आसन्न कोण कहलाते हैं। दोस्तों ये आसन्न कोण की डिफिनेशन है। और ये जब दो आसन्न कोण मिलकर 180 बना रहे हैं, ये उस बात की डिफिनेशन है कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं होगी। इसमें दोस्तों क्या होता है, बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है जो दोनों एंगल में शामिल होती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे भाई कि किस तरीके से ये एंगल्स और दोस्तों रेखाएं जो हैं चलती हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग हैशटैग 8 तक देख चुके हैं, अब आइए देख लेते हैं 9 नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हैशटैग नंबर 9 समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आप लोग बहुत ही आसानी समझिएगा। आइए देख लेते हैं पॉइंट नंबर 9। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में देखते हैं अब हम लोग क्या समझेंगे। दोस्तों हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ाई कर ली, आसन्न कोण देख लिए, दो आसन्न कोणों का योग यदि एक सरल कोण होता है 180 डिग्री होता है, उसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ ली, कसौटी समझ ली। अब दोस्तों देखते हैं, यदि मान लेते हैं, यदि हम लोग मान लेते हैं कि दोस्तों दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, दोस्तों क्या है, यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटें, प्रतिच्छेद करें, तो उनके जो शीर्षाभूमि कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो दोस्तों क्या है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो
प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण, क्या बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। आइए समझते हैं कैसे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो दोस्तों दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे बच्चों मान लेते हैं कि एक ये रेखा जा रही है इस तरीके से बच्चों, तो एक रेखा ये गई इस तरीके से। अब दूसरी रेखा फ्रेंड्स इसको इस तरीके से कट करती है, इस तरीके से दूसरी रेखा दोस्तों कट करती है। अब यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी ये वाला जो एंगल होगा दोस्तों, तो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इनका दोस्तों शीर्षाभिमुख एंगल है। और दोस्तों ये वाला जो एंगल होगा, तो ये वाला रेड वाला एंगल इस रेड वाले एंगल के बराबर होगा। यदि दोस्तों कहा जाए कि इसको हम लिख लेते हैं एंगल 1 और इसको लिख लेते हैं एंगल 2, इसको लिखते हैं 3 और इसको लिखते हैं 4, तो दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो आएगी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोस्तों कंडीशन आएगी। दूसरे में दोस्तों आएगी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये कंडीशन बच्चों बनेगी कि ये जो एंगल है ये एक दूसरे के भाई बराबर है। तो दोस्तों जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों इसका शीर्ष है, तो आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अब बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अगले हैशटैग पॉइंट की ओर। तो दोस्तों अगला हैशटैग पॉइंट देख लेते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एकदम से मज़ेदार चीज़ें समझ में आए और आप लोगों को मज़ा भी आए समझने में, पढ़ने में। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हैशटैग पॉइंट 10। तो फ्रेंड्स हैशटैग पॉइंट 10 क्या है दोस्तों? क्या है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अभी आप लोगों को हमने जस्ट समझाया है। अब दोस्तों क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, दोस्तों क्या है? एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। दोस्तों दो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, आइए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक समांतर रेखा ये गई हुई है इस तरीके से, मान लेते हैं बच्चों कि ये रेखा है M। दूसरी रेखा दोस्तों इसी के समांतर है इस तरीके से, ये गई हुई थी, इस रेखा का नाम है N। अब दोस्तों एक तिर्यक रेखा आती है, यानी एक इन पर तिर्यक रेखा आती है और इन दोनों रेखाओं को क्या करती है भाई? काट करके चली जाती है। बड़ी तगड़ी रेखा है बच्चों, क्या करती है? आती है और इन्हें काट देती है। किस तरीके से आती है बच्चों? तो इस तरीके से आती है ऐसे, और इस तरीके से काटती हुई निकल जाती है। और इस रेखा का दोस्तों जो है रेड वाली रेखा है दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं कि ये L रेखा है। ये कौन सी है? L रेखा। तो दोस्तों अब इसमें कह रहा है, इसमें हमें समझना क्या है? तो दोस्तों हमें इसमें ये समझना है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर तथा अंतः कोण समान होते हैं। तो दोस्तों क्या है? एकांतर तथा अंतः कोण समान होते हैं। तो दोस्तों इसमें नंबर डाल लेते हैं कि भाई यदि इस वाले एंगल को हम लोगों ने 1 नाम दे दिया, अब दोस्तों इस वाले एंगल को हम लोगों ने 2 नाम दे दिया, और दोस्तों इस वाले एंगल को हम लोगों ने 3 नाम दे दिया, तो अब इस वाले एंगल को हम लोगों ने नाम दे दिया 4। अब दोस्तों हम लोग नीचे वाले में आ जाते हैं कि यदि इस वाले एंगल को दोस्तों हम लोगों ने नाम दे दिया 5, ये वाला दोस्तों जो एंगल है इसको नाम हमने दे दिया 6, इस वाले को दोस्तों हमने नाम दे दिया 7, और इस वाले को नाम दे दिया हम लोगों ने 8। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर इस तरह से एंगल बन रहे हैं, ये एंगल किस तरीके से एक दूसरे से बराबर होंगे? तो दोस्तों हमें ये समझना है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर तथा अंतः कोण, दोस्तों अंतः कोण आमने सामने के जो दोस्तों कोण होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? समान होते हैं इस तरीके से। और दोस्तों जो अंतः कोण होते हैं, एकांतर कोण और अंतः कोण दोनों एक दूसरे के समान हो जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये एक दूसरे के समान होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग समझेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू, तो दोस्तों एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के। तो दोस्तों एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसके आमने सामने की चीज़ें बराबर हो जाएंगी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एंगल 2 जो है दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा? तो दोस्तों एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ये भी एकदम से ज़बरदस्त बात हमें पता चली कि यानी दोस्तों ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। दोस्तों जैसे अभी इसके पहले जस्ट हमने हम लोगों ने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो दोस्तों आमने सामने शीर्ष के कोण है तो आमने सामने एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब दोस्तों इस वाली कंडीशन में देख लेते हैं कि ये जो दोस्तों जब 1 बराबर है 3 के तो 5 बराबर हो जाएगा 7 के। तो दोस्तों जब इस वाले के लिए हम लोग लिखेंगे तो आइए इसमें रेड का प्रयोग कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल जो 5 है वो बच्चों बराबर हो जाएगा किसके? एंगल
7 के, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों जो एंगल 6 है वो बच्चों बराबर हो जाएगा किससे, एंगल 8 से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये एंगल सभी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग डालेंगे स्टार पॉइंट और समझेंगे एक बड़ी सी कहानी। तो दोस्तों बड़ी सी कहानी क्या है आप लोगों को बता देते हैं कि यदि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, लिखते हैं बच्चों, यदि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, तो दोस्तों एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, क्योंकि दोस्तों ये भी आमने सामने के हैं कोण। दोस्तों जैसे ये कंडीशन है वैसे सेम ये कंडीशन है, तो यानी बराबर एंगल 5 और बराबर एंगल 7, यानी दोस्तों ये जो कंडीशन है ये सभी कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दोस्तों जब ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे तो भाई दूसरा स्टार पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि दूसरे स्टार पॉइंट में क्या लॉजिक होगा। तो दोस्तों दूसरे स्टार पॉइंट का जो लॉजिक है आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम लोगों ने एंगल 1 को एंगल 3 से बराबर किया है तो हम लोग एंगल 2 को बराबर कर सकते हैं एंगल 4 से, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 के, कोई बुराई नहीं है। जब दोस्तों एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के तो इसका मतलब दोस्तों एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। तो दोस्तों ये दोनों जो कंडीशन है बहुत ही बिंदास कंडीशन है। इन्हीं कंडीशन के द्वारा जब हम लोग आगे सवाल सॉल्व करेंगे दोस्तों, चाहे वो 9th क्लास के हों या 10th क्लास के हों, तो दोस्तों यही फार्मूला लगता है, यही दोस्तों थ्योरी हमें अपनानी पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब बच्चों हम लोगों ने 10 हैशटैग पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। अब बच्चों आइए देख लेते हैं हैशटैग पॉइंट 11वां। तो दोस्तों हैशटैग पॉइंट है 11 नंबर। आइए समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि हैशटैग पॉइंट 11 नंबर हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो भाई इस तरह से चीज़ें जो हैं बराबर होती हैं। अब दोस्तों क्या है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ओर के अंतः कोण दूसरे ओर के संपूरक कोण होते हैं। बच्चों ये भी हम समझ लेते हैं कि भाई यदि फिर से वही कंडीशन आए, दोस्तों क्या है फिर से वही कंडीशन आए, थोड़ा दोस्तों उसमें डिफरेंटेबल है। कैसा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कि दो समांतर रेखाएँ हैं इस तरीके से। एक रेखा दोस्तों इसको हम लोग ए मानेंगे और ये रेखा दोस्तों हम लोग इस तरीके से इसको बी मानेंगे। तो दोस्तों दो रेखाएं हैं ए बी। अब इन ए बी रेखाओं को दोस्तों एक तिर्यक रेखा कट करती है। कौन सी रेखा बच्चों, एक तिर्यक रेखा आती है इस तरीके से और इनको ऐसे कट करती है, ऐसे ऐसे दोस्तों कट कर देती है ये। और दोस्तों ये रेखा कौन सी है, तो ये रेखा है एक पी रेखा। कैसी बच्चों, एक पी रेखा। तो दोस्तों अब इस कंडीशन में क्या है, हैशटैग 11 पॉइंट में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग सीखेंगे। दोस्तों इसमें क्या होता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एक ओर के अंतःकोण, यानी एक ओर के अंतःकोण यदि हम लोग कहें इसको 1, क्या कहें बच्चों, इसको 1 और इसको 2, तो दोस्तों एक ओर के जो अंतःकोण होंगे उनका योग संपूरक के बराबर होगा। तो दोस्तों क्या है, यदि हम लोग कहें कि एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा, तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यदि हम लोग इसको एक सरल रेखा मान लें और इसको 20 से ऐसे कटिंग मान लें तो दोस्तों यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, वो दोस्तों होगा 180 का। तो जब 180 का होगा तो वही कोण क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। तो जिस साइड के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो दोस्तों यही इसकी कसौटी है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है और एक ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होता है। दोस्तों संपूरक मीन्स 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों जो कसौटी यहाँ पर होती है सेम कसौटी यहाँ पर भी होती है। यदि हम लोग इस वाले एंगल को मान लें कि ये वाला जो एंगल है दोस्तों ये एंगल है 3 और दोस्तों इस वाले एंगल को हम लोग मान लें कि ये एंगल है 4, तो दोस्तों इन दोनों एंगल्स का भी मान वही होगा, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 इस तरीके से। तो दोस्तों आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि भाई ये जो थ्योरी है दोस्तों किस तरीके से चलती है। अब दोस्तों हम लोग 11 देख चुके हैं पॉइंट, बढ़ते हैं हैशटैग पॉइंट 12वें की ओर। सारी चीज़ें एकदम से हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से और पूरे के दोस्तों चित्र के द्वारा समझ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर डालेंगे हम लोग हैशटैग पॉइंट 12। अब दोस्तों पॉइंट 12 देख लेते हैं किस तरीके से हम लोगों को सीखना है। तो दोस्तों क्या होता है, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतः युग्म के कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। भाई यही चीज़ कही गई दोस्तों इस तरीके से, यानी जब ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो दोस्तों इस वाली कसौटी में हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जब ये कोण बराबर हो जाते हैं तो सामने की रेखाएं भी समांतर हो जाती हैं। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई त्रिभुज के, दोस्तों क्या है, अब बात आती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। दोस्तों क्या है, कोई त्रिभुज है तो आप लोग समझें कि हम लोग जब भी त्रिभुज की बात करेंगे
तो हम लोग एक ऐसी आकृति बना देंगे। तो दोस्तों ये आकृति कहलाती है त्रिभुज। सिंबल इसका दोस्तों क्या है? त्रिभुज। इसे हम लोग त्रिभुज मानते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, दोस्तों क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग बच्चों कितना होता है? 180 होता है। अब आइए इस बात को समझ लेते हैं। तो बच्चों इस बात को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रा करना है। दोस्तों कैसे बनाएंगे भाई? एक ये भुजा गई इस तरीके से, एक भुजा ये गई इस तरीके से, और एक भुजा ये आई इस तरीके से। यहाँ हमने इसको ऐसे मिला दिया। दोस्तों इसको नाम दे देते हैं, ए है, बी है और ये सी है। तो दोस्तों अब इन तीनों जो कोण है दोस्तों हैं, जो तीनों भुजाएं हैं और इनके जो तीनों एंगल हैं, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो दोस्तों इन तीनों एंगल्स का जो मान है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब दोस्तों आप लोगों को समझा दें कि जब किसी त्रिभुज के हम लोग एंगल्स को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उनका तरीका क्या होता है। तो दोस्तों जिस भी एंगल की बात करेंगे उस एंगल को हम लोग बीच में रखते हैं। जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल को कहाँ रखेंगे? बीच में। तो बच्चों यदि हम लोगों को एंगल एक माप लिखना है तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे चिन्ह बनाएंगे, इसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल दोस्तों जब ए रखेंगे तो हम लोग चाहे सी से चालू करें या बी से चालू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस चीज़ के लिए लिखेंगे वो हमें बीच में रखना है। तो दोस्तों यहाँ से चालू कर देते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ से चालू करते हैं बी ए सी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? एंगल बी ए सी, फिर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, एंगल। अब दोस्तों यदि हम लोगों को सी अंदर करना है तो क्या लिखेंगे? ए सी बी। तो दोस्तों लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस। अब दोस्तों यदि हम लोगों को बी को अंदर करना है तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी। और दोस्तों इन तीनों एंगल्स का योग कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से तीनों कोणों का योग क्या होता है? एक दूसरे के दोस्तों 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि कहा जाए इसको हम लोग x डिग्री मान लें, इसको हम लोग y डिग्री मान लें और इसको यदि हम लोग z डिग्री मान लें, तो दोस्तों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री और इक्वल टू दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे भाई कि किस तरीके से हम लोग एंगल्स को समझते हैं। अब आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं हैशटैग नंबर 13। तो दोस्तों डालेंगे हैशटैग नंबर 13। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या है? त्रिभुज और दोस्तों लाइन और कोणों के बीच का ये जो है अंतिम पॉइंट है और अंतिम पड़ाव है दोस्तों। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। फ्रेंड्स क्या है कि यदि किसी त्रिभुज, यानी दोस्तों यदि कोई एक त्रिभुज है, आइए सबसे पहले तो हम लोग एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। इस तरीके से बच्चों एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये त्रिभुज बना दिया हमने, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये दोस्तों हमारा त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं। ए है, बी है और ये सी है। अब दोस्तों क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, दोस्तों इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा हम लोग बढ़ा दें, चाहे ये वाली भुजा बढ़ा दें, चाहे ये वाली भुजा बढ़ा दें, चाहे ये वाली भुजा बढ़ा दें, कोई भी भुजा यदि हम लोग बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, कोई भी भुजा यदि हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने ये वाली भुजा इस तरीके से ऐसे बढ़ा दी दोस्तों, रेड से बढ़ाते हैं ताकि आप लोग समझ सकें, आप लोगों को सब लगे कि हाँ ये भुजा यहाँ तक ऐसे बढ़ाकर डी की गई बच्चों, यानी इस भुजा को हमने बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया है? डी कर दिया है और ये एक एंगल बन गया है बच्चों यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब इनका हम लोग यदि नाम दे दें तो लिखेंगे दोस्तों ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है और दोस्तों ये एंगल p है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हमें समझना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो दोस्तों जब हम लोग बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल होगा दोस्तों, ये एक बाहर एंगल बन रहा है। तो दोस्तों जब बाहर बन रहा है तो इसको बोलते हैं बहिष्कोण। तो दोस्तों एंगल P को हम लोग क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स एंगल P कहलाएगा बहिष्कोण। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? इसको हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण के नाम से जानते हैं। तो हम लोग लिख देंगे ये P बराबर जो है ये बहिष्कोण है। अब दोस्तों इसकी कंडीशन क्या होती है कि ये जो बहिष्कोण होता है इसका जो योग है दोस्तों क्या है? बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये जो बहिष्कोण है जो बाहर बना है, इसका मतलब है कि ये जो भीतर कोण बना है ये भीतर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि यदि ये P है तो बच्चों ये P का जो मान है वो x डिग्री प्लस y डिग्री भी हो सकता है, या ये जो P डिग्री का मान है ये दोस्तों z डिग्री और y डिग्री भी हो सकता है, यानी अंदर के दो कोणों के योग के बराबर भी हो सकता है दोस्तों। यानी ये वाला जो कोण छोड़कर इधर वाले जो दोनों कोण हैं उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी दोनों अंतः कोण, यानी जो इसके अंतः कोण है अंदर की ओर उनके कोणों के बराबर होता है दोस्तों, यानी x और y के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे? x और y इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये जो बहिष्कोण होता है तो त्रिभुज के अंदर दूर बने दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग कोण
रेखाएं और एंगल्स दोस्तों हम लोगों ने सभी सीख लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की 9th क्लास हो या 10th क्लास हो या दोस्तों किसी भी आप लोग एग्ज़ाम की दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तभी इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जब उसमें रेखागणित से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। दोस्तों यदि आप लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आई हो और आप लोगों को मज़ा आया हो सॉल्व करने में, सारी चीज़ें आप लोगों को स्ट्रक्चर और दोस्तों चित्र के माध्यम से समझाई गई हैं, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों लाइक यदि आप दे रहे हैं तो उसके बाद में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों चैनल, और हो सके तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्त विभारियों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।